हम बात करने वाले हैं बिहार के चुनावी संग्राम पर, जहां आज नामांकन के लिए जो पहले चरण का नामांकन का आखिरी दिन है, बल्कि यूं कहिए 3 बजे खत्म हो चुका है। तो बिहार के चुनावी संग्राम पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले जरा कुछ बड़ी बातें देख लीजिए। पहले चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन है, लेकिन सीटों को लेकर महागठबंधन में साफ तस्वीर नहीं दिख पाई। उधर एनडीए में सीटों को लेकर सब कुछ तय हो गया, लेकिन कुछ सीटों पर वहां भी तकरार बनी हुई है। हालांकि अपने अपने दावे को लेकर दो बड़े गठबंधन जनता के बीच जोर शोर से चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के दौरे पर बिहार में हैं। इस दौरान वो कई बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। बिहार के दौरे में अमित शाह ने यह भी किया है कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। तो अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि हमने गठबंधन में सरकार चलाई और सहयोगियों को सम्मान दिया है। हालांकि जो विपक्षी इंडी गठबंधन है, महागठबंधन जिसको बिहार में कहते हैं, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि गठबंधन में उधर सब कुछ भी उधर भी ठीक ठाक है, लेकिन मुख्यमंत्री के सवाल पर खामोशी तो उधर अभी तक कायम है। और सीट शेयरिंग से पहले महागठबंधन में कई दलों ने अपने उम्मीदवारों को टिकट बांट दिया, लेकिन वीआईपी मुकेश सहनी की जो पार्टी है, उसको आखिरी दिन में कुछ ही सीटों पर संतोष करना पड़ गया है। बड़ी मशक्कत के बाद कांग्रेस ने कल अपनी पहली सूची जारी करते हुए 48 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था। हालांकि पार्टी को कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट का भी सामना करना पड़ सकता है। उधर एनडीए ने 243 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन कुछ सीटों पर नाराजगी वहां भी बनी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि एनडीए अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगा। उन्होंने कहा, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी के काम पर वोट मांग रहे हैं। हालांकि विपक्ष नीतीश कुमार की सफलता और उनके स्वास्थ्य को बड़ा मुद्दा बनाकर महागठबंधन की सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। जनता में चुनाव को लेकर बिहार में तो ऐसे भी चर्चा होती है तो जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। जनता के इसी उत्साह के कारण तीसरे खिलाड़ी और चौथे खिलाड़ी प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी अपने को बिहार में किंग मेकर की भूमिका में आने की उम्मीद रख रहे हैं। लेकिन पिछले वर्षों में बिहार ने गठबंधन को पूर्ण बहुमत से स्थिर सरकार चलाने का जनादेश दिया है। तो देखना अब यह है कि इस बार जनता के चुनाव का आधार क्या होगा, किन मुद्दों पर वोट करेगी, किन मुद्दों पर नई सरकार बनाएगी। तो बहरहाल प्रचार का पूरा दौर चल रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जो जंगल राज था उसको जनता अभी तक भूली नहीं है। मंच पर रूडी जी पूछ रहे थे कि हम तो सीधा नॉमिनेशन से आए हैं, आप आज ही क्यों आ गए? मैंने कहा, जिस प्रचार की शुरुआत सारण से होती है उसमें विजय ही विजय आगे मिलता है। और अगर लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं है। और बिहार चुनाव के प्रचार में बीजेपी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी उतारा है। तो उन्होंने कहा कि विपक्ष ने वोट की डकैती को बढ़ावा दिया। जब एयरपोर्ट पर चेहरा दिखा सकते हैं तो मतदान के समय दिखाने में क्या दिक्कत है? एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है। तो जिस मुद्दे का जिक्र योगी आदित्यनाथ कर रहे थे उसको
उस समाज से भी, मुस्लिम समाज से भी समर्थन मिल रहा है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी, उन्होंने बुर्के को लेकर योगी आदित्यनाथ के इस बयान का समर्थन किया है। आदित्यनाथ जी ने जो बातें कही हैं बिहार के चुनाव में, और उसमें उनका जो कहने का परिप्रेक्ष्य है वो दरअसल है समाजवादी पार्टी का वो ऐलान, वो घोषणा जिसमें उन्होंने बुर्के पे इलेक्शन कमीशन की ऐलान शुदा बात पर विरोध का। समाजवादी पार्टी ने कहा कि बुर्के पे जो बैन लगाया है इलेक्शन कमीशन ने वो हटाया जाए, या उसकी जांच पड़ताल का रुख जो है वो मोड़ा जाए। दरअसल सपा के लोगों ने इलेक्शन कमीशन की बात को, उसके आदेशों को पढ़ा ही नहीं। और आरजेडी के नेता मंगनी लाल मंडल ने महागठबंधन में जो सीटों को लेकर तकरार है उसकी बात से इनकार तो नहीं किया, लेकिन ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ऐसा कुछ उनकी जानकारी में नहीं है। कौन ऐसा आदमी कह रहा है हमको नहीं मालूम है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है। मुकेश सहनी की बात तो कोई हम लोगों के पास आई नहीं है जो नाराज है, उसके मामले में कोई जानकारी हम लोग को नहीं है कि वो तो सब एक्सेप्ट किया है, तो नाराजगी किस बात के लिए है। और बात सिर्फ महागठबंधन की नहीं, कांग्रेस के अंदर की भी बात है। कांग्रेस के नेता तारिक अनवर ने कांग्रेस की चयन समिति पर सवाल खड़ा किया है। बाहर आई तो हमको ताज्जुब हुआ, आश्चर्य हुआ कि उनका नाम उसमें नहीं है और उनकी जगह एक नए व्यक्ति को दिया गया। तो उसे, और जबकि दूसरी तरफ हमने ये देखा कि 25,000 से 28,000 से 32,000 से हारे हुए लोगों को दोबारा उनको मनोनयन किया गया, उनको दोबारा मौका दिया गया। तो ये चयन समिति ने क्या आधार बनाया कुछ समझ में नहीं आता। तो बिहार में दोनों प्रमुख खेमे में भी और फिर दो नए खिलाड़ी इस बार और हैं, प्रशांत किशोर, असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी को तो खैर नए नहीं कहिए, पिछली बार भी सीमांचल में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो बिहार में किस तरह का परिदृश्य बन रहा है और किसकी बात बन पाई गठबंधन की और कितनी बन पाई, इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा कर रहे हैं हम, खास चर्चा। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत कौशल कांत मिश्रा जी। साथ में प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रमोद जी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक मिश्र जी भी यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ा। आप विनोद जी कुछ कह रहे थे क्या? प्रमोद कुमार जी हैं, मिश्रा उनका नाम। अच्छा, प्रमोद कुमार जी हैं जी। प्रमोद कुमार जी करेक्शन के साथ जी। हाँ जी, प्रमोद सिन्हा जी हैं जी। तो करेक्शन कर लीजिएगा, इनका नाम प्रमोद सिन्हा जी है। बहुत बहुत स्वागत प्रमोद सिन्हा जी आपका भी इस चर्चा में। धन्यवाद। मैं विनोद जी से जरा चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। विनोद जी, बात में क्या मतलब, मुकेश सहनी का जो पूरा एपिसोड चला है उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अभी तक भी, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो तीन से ज्यादा बज गया, 3 बजे तक नामांकन का था, अभी तक भी क्या उस खेमे में, महागठबंधन के खेमे में बात नहीं बन पाई है और मुकेश सहनी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है? लाल जी, हम आप चाहे इसको जिस रूप में चर्चा करें, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता तो कहते हैं ये शादी विवाह जैसा इलेक्शन का उत्सव होता है। तो उनको तो ये उत्सव दिख रहा है कि कांग्रेस में किस तरह से, अभी आपने तारिक अनवर साहब का सुना, तो बहुत सीनियर लीडर हैं तारिक अनवर साहब, और वो जिस तरह से नाराजगी दिखा रहे थे, तो जाहिर सी बात है, फूफा भी नाराज जाहिर सी बात है कि वो मैसेज क्या देना चाहते हैं जी। देखिए, सबके अपने अपने तर्क है। इलेक्शन के समय में बात सही है, कांग्रेस प्रवक्ता भी कह रहे थे भाई ये शादी विवाह में, ये जश्न के समय भी इलेक्शन में होता है, गुत्थम गुत्था होती है, तो ये है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस पार्टी को लास्ट दिन में कल 48 सीटें का इसमें उम्मीदवारों का लिस्ट देनी पड़ी थी जी। जब कांग्रेस पार्टी इतने दिनों से प्रचार कर रही थी, कन्हैया कुमार से लेके राहुल गांधी सारे उसमें यात्रा पे निकले हुए थे, तब आते आते उनको ऐसी क्या दिक्कत हुई कि नामांकन से एक दिन पहले आपको लिस्ट मिली, देनी पड़ी? इससे पहले आपकी चर्चा कहाँ हुई? दूसरी बात है कि देखिए, अभी एनडीए में भी अगर 243 सीट पे एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं था, सीट तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया सब पार्टी के, लेकिन कुछ सीटों पे अभी उनके यहाँ भी है, हो सकता है कि वहाँ फ्रेंडली मैच भी हो जाए। तो ये फ्रेंडली फाइट तो, लेकिन यहाँ पे
आप आरजेडी में देखेंगे और कांग्रेस में देखेंगे, सीपीआई सीपीएमएल देखें तो कई जगह आपको फ्रेंडली फाइट दिखेगा। जी, ये सब फ्रेंडली फाइट दिखता है तो फिर जनता में आप जो मैसेज देना चाहते हैं चट्टानी एकता का और विपक्ष की एकता और या गठबंधन की एकता का, वो सुर आपको बदलता है। वो सुर में आपका वो बहुत शानदार तरीके से आपका लॉजिक नहीं बनता। बिल्कुल। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आज जब इलेक्शन में रैलियों का रेला शुरू हुआ है, उस रेला में अब इलेक्शन बिहार का मूड किस तरह से बदल रहा है और किस तरह से मुद्दे जो बिहार में वो लाए जा रहे हैं। अमित शाह ने साफ कहा कि हम सीएम नीतीश कुमार और पीएम प्रमोद अपने पीएम मोदी के जो काम है उसके आधार पे वोट मांगेंगे। जी, अब यहाँ पूरे विपक्ष में महागठबंधन में सीधे सीधे नीतीश कुमार के इतने दिन का जो 15-20 साल का शासन है उसको एक तरह से वो फेल बता रहे हैं, नीतीश कुमार को अस्वस्थ बता रहे हैं। जी, जी। वो उनका एक मुद्दा है। ठीक अब है। इन मुद्दों के बीच में योगी आदित्यनाथ का भी एक कमाल का मुद्दा है, बुर्का का मुद्दा। अब ये मुद्दा योगी आदित्यनाथ ने जो उठाया है कि आप बिहार में किस तरह की सियासत कर रहे हैं। 1995 में टीएन शेषन का ये एक तरह से इलेक्शन कमीशन का ये वहां से नियम बना हुआ है, फोटो आइडेंटिटी। फोटो आइडेंटिटी का। आप जब इलेक्शन बूथ पे आएंगे तो आपकी पहचान होगी। जी, उस पहचान में आप ये कहेंगे कि बुर्का पहना हुआ है उसकी पहचान नहीं होगी। ये इलेक्शन कमीशन ने पहले साफ किया है कि भाई आंगनबाड़ी की सेविका है वहां या महिला कोई भी वहां रिप्रेजेंटेटिव है, वो आइडेंटिफिकेशन का पुख्ता ये जांच करेगी। ठीक है। तो इस पे जो आरजेडी और कांग्रेस ने ये अपना रुख बनाया है वो मुझे लगता है कि उसमें उनको और जवाब देने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इन सारे सवालों से ज्यादा बड़ा न खुदा मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मुकेश सहनी जी एनडीए से आपकी तरफ आए थे, प्रमोद कुमार सिन्हा जी बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे, 60 सीटों की उम्मीदें लेकर अपने आप को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित कर रहे थे। ये क्या कर दिया उनके साथ आप लोगों ने? आपका कांग्रेस के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो सब ठीक है, ये मुकेश सहनी जी को कहां लटका दिए त्रिशंकु की तरह, बताइए। देखिए, महागठबंधन में जो भी शामिल दल हैं उन तमाम दलों के बीच में एक आपसी समन्वय है और समन्वय जो है वो बरकरार है। उसमें कहीं कोई दिक्कत और परेशानी है ही नहीं, और जिनको जितने सीटों पर लड़ना था वो लड़ रहे हैं। अब आज तो आप नामांकन का अंतिम तिथि है और जिन प्रत्याशियों को पहले फेज में नामांकन करना था, तो जो महागठबंधन में शामिल जो दल हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों को उन्होंने देने का काम किया है और वो अपने अपने नामांकन कर रहे हैं। तो अब कहाँ कोई दिक्कत और परेशानी है? दिक्कत और परेशानी तो है नहीं। नहीं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुकेश सहनी ने खुद कहा था महागठबंधन बीमार है, सारे डॉक्टर दिल्ली में जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि इलाज हुआ नहीं। अब देखिए, आपने कहा ना, तो उस अगर बात को लीजिएगा तो जीतन राम मांझी जी ने क्या कहा? जीतन राम मांझी जी वो भी ने बयान कहा सामने है, सही बात। कि एनडीए को जो है, हमको जो 6 सीटें मिली हैं कम मिली हैं, तो एनडीए को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। वो वाला मैं कौशल जी से पूछूंगा। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि बादलों की बारिश हमारे ही ऊपर इन लोगों ने उधर वाली सारी बातें मैं कौशल जी से पूछूंगा। प्रमोद जी, उधर वाली बात पूछूंगा कौशल जी से, आप मुझे इधर वाली बात बताइए। ये जो तो मुकेश सहनी, अब तो हमारे यहाँ से कहीं कोई दिक्कत और परेशानी तो है नहीं। देखिए, महागठबंधन में शामिल तमाम जो दल हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो 20 वर्षों से ये नकारा निकम्मी और जो है खटारा सरकार है उसको कैसे जो है बाहर किया जाए। आखिर बिहार जो दंश झेल रहा है बेरोजगारी का, पलायन का, भुखमरी का, महंगाई का, उससे कैसे हम निजात बिहार की जनता को दिलाने का काम करें, महागठबंधन का उद्देश्य ये है। और बिहार में कैसे पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सिंचाई, सुनवाई और करवाई वाली सरकार उस पर हम लोग काम करने वो वाला छूट गया सर। बिहार एसआईआर और वोट चोरी वाला छूट गया आपसे। एसआईआर और वोट चोरी वाला आप बोले ही नहीं। नहीं, देखिए, बिहार जब छोड़ दिया लगता है उसको। जब सुन लीजिए ना, आपने एसआईआर की बातें की, तो एसआईआर पर तो हम लोग इतने सजग थे। हम लोग सड़क से लेके सदन और पास्ट टेंस में चला गया, भूतकाल में थे। ठीक है। और उच्चतम न्यायालय के जाने के उपरांत ही आपने देखा कि आधार को शामिल किया गया। जी। तो कई सारी बातें की जा रही थी। ठीक है। कौशल कांत मिश्रा जी, आपसे सवाल यही कि ठीक है,
उधर तो वास्तव में बात मतलब एकदम लास्ट मिनट तक, मतलब अभी भी हम श्योर नहीं हैं कि पहले चरण के लिए कितनी सीटों पर महागठबंधन में अंडरस्टैंडिंग बनी। इस समय भी मैं ये कह रहा हूं कि हमें खुद जानकारी नहीं कि फाइनली बन पाई कि नहीं बनी, लेकिन आपकी तरफ बनी। लेकिन बनने के बाद भी कई जगह पर जेडीयू के भी कैंडिडेट हैं, चिराग पासवान जी के भी कैंडिडेट हैं एलजेपी के, तो समस्या तो आपकी तरफ भी है। और जो अभी प्रमोद जी बयानों का जिक्र कर रहे थे, खासतौर पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बयानों का, तो समस्या तो उधर भी है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी। लालचंद जी, सारी समस्याएं होने के बावजूद भी एनडीए तो एक साथ खड़ा है। जब डिसीजन हो चुका और होने के बाद सब उस पर एग्री कर रहे हैं, अपने मन की फीलिंग तो किसी को भी होती है ना, अपने को बड़ा करने की। हर दल चाहता है कि उसके दल का हर क्षेत्रीय दल चाहता है कि उसके दल का जो मुखिया हो वो चीफ मिनिस्टर बन जाए उस स्टेट का। ये कार्यकर्ता की इच्छा होती है, पर उसके बाद भी उस दल का मुखिया क्या कह रहा है, हम सेटिस्फाई नहीं, लेकिन फिर भी हम एनडीए के साथ हैं। करेक्ट ना? हाँ, ये तो हाँ, बात सही है। जीतन राम मांझी का ही बयान ले लीजिए तो ये कहा था उन्होंने, एक दूसरे के खिलाफ आने वाली बात नहीं है, अपने मन का एक रिजनमेंट है जिसको बता रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी सब एकजुट होकर के एक साथ है। अभी ये अपने कैंडिडेट डिसाइड कर रहे हैं और हम अपने चुनावी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं और हमारा काम है कि ये समझिए कि बिहार की जनता आज तक नालंदा को भूल नहीं पाई, उसने बख्तियार खिलजी को माफ नहीं किया, तो आरजेडी के जंगल राज को कहां से माफ कर देगी? वो तो सैकड़ों साल पहले हुआ था, उसको बिहार ना भूल पाया। तो ये तो 20 साल पहले हुआ था। वो जंगल राज, वो डकैती, वो चोरी, वो अपहरण, ये सारी इसके अलावा ध्यान में है। इन सब के अलावा आप बुर्का वाला मुद्दा कहां लेकर चले गए? उत्तर प्रदेश से बिहार ले गए बुर्का वाले मुद्दे को। अरे भाई, लाभार्थी की योजना उठाएंगे और चेहरा नहीं दिखाएंगे। जब उन्हें हज जाना होगा, जब उन्हें विदेश की यात्रा करनी पड़ेगी, जब उन्हें पासपोर्ट बनाना होगा, जब बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट मोदी जी के राज्य में खुले। क्या कोई बुर्के के साथ बैंक अकाउंट खुला? क्या नहीं। सारे महिलाओं को जो लाभार्थी योजना मिल रही है, जो मुख्यमंत्री की योजना जिसमें महिलाओं के अकाउंट में खाते में जा रहे हैं, क्या उसमें बुर्के के साथ फोटो खींचा के भेजा है? जब वहां पे बुर्का जरूरी नहीं है, बैंक अकाउंट में बुर्का जरूरी नहीं है, तो आखिर वोट देते समय ही बुर्का क्यों जरूरी है? पहली चीज। दूसरी चीज, एसआईआर की बात कर रहे थे, इतने सारे वोट खत्म कर दिए गए, एक भी कंप्लेन आरजेडी या इंडी गठबंधन या कांग्रेस के किसी नेता ने एक भी कंप्लेन, उन्होंने कहा वो आधार शामिल हो गया तो अब वो सैटिस्फाइड है। और सबसे बड़ी चीज है, आपको ये देखना पड़ेगा कि जंगल राज से सुशासन की तरफ हम कैसे चले। एजुकेशन एक्सपेंडिचर, एक समझिए कि किसी भी हेल्थ, किसी भी स्टेट आ रहा हूं प्रमोद जी, आ रहा हूं, बस इनको कंप्लीट करने दीजिए फिर। शिक्षा, हाँ ठीक है, उसकी स्वास्थ्य और उसकी शिक्षा, एजुकेशन एक्सपेंडिचर 20 गुना बढ़ाया गया है जी। लिटरेसी रेट 47% से बढ़कर के 87% हो गई है जी। स्टूडेंट टीचर रेशियो 65 से घट करके 28 आ चुका है। इंजीनियरिंग कॉलेज 2 से 38 हो गए हैं। ठीक है, ये तमाम उपलब्धियां जनता के बीच रखिएगा। मेडिकल कॉलेज 6 से बढ़कर के 18 रखिएगा कौशल जी। मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता काम पे जाएंगे। ठीक है, मैं लौटता हूं। मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता पटना से जुड़ गए। मधुरेश, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, अमित शाह जी जो नीतीश कुमार जी से मिले, उसके बाद उन्होंने बाहर निकलकर क्या ये बात कही है कि बिहार में मुख्यमंत्री जो है वो नए विधायक तय करेंगे? एक तो ये बताइएगा। दूसरी बात ये बताइए कि अगर ये बयान दिया है तो इसके क्या मायने निकल रहे हैं? देखिए, बयान कुछ ऐसा नहीं है। कल एक टीवी चैनल के से इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं कौन होता हूं मुख्यमंत्री बनाने वाला, मुख्यमंत्री तो विधायक जो दल होता है वो बनाता है। तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया की बात हो रही थी, जिसमें ये एक पूरा बड़ा बयान था जिसका एक हिस्सा काट करके उसको पेश किया जा रहा है। और इसमें कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले समय में मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते या मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाले हैं। बस इसे महज एक प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज भी सारण के तरैया में जब रैली हो रही थी तो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात की। बीजेपी के कई शीर्ष नेता जो हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात करते आए हैं। और लगातार मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं, उससे पहले जरा बताइए कि जो सवाल मैं कह रहा था कि आज 3 बजे तक भी क्या महागठबंधन में तस्वीर साफ हो पाई? मुकेश सहनी की सीटें तय हुई?
देखिए, मुकेश सैनी के तरफ से एक खबर आ रही है कि 15 लोगों के नाम जारी किए गए हैं, लेकिन ऐसा कोई लिस्ट अभी तक सामने नहीं आया है और कोई पुख्ती खबर भी नहीं मिली है कि वो लोग कौन हैं, उनके नाम क्या है और कहां से हैं, क्योंकि जब तक पार्टी के लेटर हेड पे ये यानी कुल मिला के अभी तस्वीर उधर भी साफ नहीं है ना, तस्वीर हाँ, अभी बिल्कुल। तस्वीर साफ नहीं है। विनोद जी, मैं आ रहा हूं, प्रमोद जी, विनोद जी से एक टिप्पणी लेके आ रहा हूं। विनोद जी, जैसा मधुरेश बता रहे हैं, तस्वीर उधर अभी भी साफ नहीं है, तो क्या इसका असर फिर दूसरे चरण के नामांकन पर भी पड़ेगा? जैसे पहले लाल जी, अब उनके पास में वीआईपी के उसमें उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहने दिया है इस महागठबंधन ने। इसीलिए मैंने पिछली वो शेर बार बोला तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके जब महागठबंधन से उसको लगा मुकेश सहनी को कि हमारे साथ में धोखा हुआ, ठीक है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल के कहते हुए निकले कि हमारे पीठ में छुरा भोंक दिया। और उसके बाद फिर वो एनडीए में आए थे, एनडीए में उनको 10 या 11 सीटें मिली थी, जिसमें 4-5 सीटें उन्होंने जीती भी थी। मुकेश सहनी खुद भी जीते थे। लेकिन इस बार जो है एनडीए ने तो 243 सीटें अपने जो 5 दल हैं उनमें बांट चुकी है जी। अब उनके पास में कोई ऑप्शन है नहीं जी। अब वो जो है कल राहुल गांधी से भी मिले हैं और 15 सीटें उनको जो मिली है, ठीक है, उस 15 सीटें में उससे पहले भी कोई आप ये नॉमिनेशन कर चुके हैं या करने वाले हैं, ये भी पूछना पड़ेगा। कुल मिला के सीन ये देखिए कि इसमें आरजेडी और कांग्रेस पार्टी में ये 2 बड़ी पार्टियां हैं और दोनों बड़ी पार्टियों ने अपने अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए अभी सबसे ज्यादा परेशान है। बिल्कुल, जनता के बीच में तो बाद में जाएंगे, पहले वो सीट मामले में अपने अपने लोगों को जो इतने दिन से उन्होंने आश्वस्त किया हुआ था, उनको टिकट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। प्रमोद जी बताइए, प्रमोद जी बताइए कि जिस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, कैसे इन चुनौतियों से निपटेंगे, बताइए। देखिए, महागठबंधन ये के भीतर में कहीं कोई चुनौती नहीं है, एक बात तो ये समझ लीजिए, तो निपटने की कहीं कोई बात ही नहीं। दूसरी बात, अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कई चीजों का उल्लेख करने का काम किया। 2005 से लगातार ये जंगल राज चिल्लाते हैं, लेकिन आज के वर्तमान महाजंगल राज पर ये कुछ बोलने का काम नहीं करते हैं। पटना राजधानी में जिस प्रकार से गोलियों की लगातार तरतराहट सुनाई देती है, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पटना आए थे रोड शो में, और रोड शो में उन्होंने गाड़ी के भीतर ही बैठ करके रोड शो करने का काम किया था, शीशा भी नहीं हटाया था जी। तो ये वर्तमान में जो जंगल राज महाजंगल राज है ना, तो तेजस्वी जी शुरू से उठाना चाहते थे, लेकिन राहुल जी आ गए वोटर अधिकार और एसआईआर लेकर। नहीं, एनसीआरबी का 2023 का इन लोगों ने आंकड़ा जारी किया है और उत्तर प्रदेश और बिहार जो है नंबर 1 और नंबर 2। कौशल जी का एक लाइन का जवाब, कौशल जी। ये नहीं बोलेंगे, नहीं अभी एक छोटा सा और ये जल्दी से कर लीजिए क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। बिल्कुल, एजुकेशन एक्सपेंडिचर और लिटरेसी रेट पे बोल रहे थे, इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है कि नीति आयोग के ही रिपोर्ट में कौशल जी आपका जवाब, अपराध और शिक्षा को लेकर के इन्होंने बात उठाई है। और जो है बिहार में इंटर तक जाते जी बोलिए कौशल जी। पूरे बिहार में हर परिवार को नौकरी देने का झांसा दे करके, ये झांसा नहीं है, बीजेपी को बिहार के लोगों को बुद्धू बनाना चाहते हैं। कहाँ से लाएंगे? झूठ बोलते हैं, झूठा वादा नहीं वैसे ही कहते थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2020 में कहता है नौकरी देंगे। ठीक है, चुनाव में इस तरह के चुनाव में कोई पार्टी ये भी कह सकती है कि मैं तो चांद तारे तोड़ करके दूंगा, ला करके दूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अब जनता कितना भरोसा करती है ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद कुमार सिन्हा जी जुड़ने के लिए, कौशल कांत मिश्रा जी, मधुरेश आपका भी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अभी वक्त है ब्रेक का और